नमस्कार दोस्तों, मैं राम मनोहर आपका आरएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मेरी क्लास का वीडियो नंबर 4 है। कल हमने चर्चा की थी व्यंजन, स्वर, उनके भेद, प्रकार। आज हम उनके उच्चारण स्थानों को लेकर के चर्चा करेंगे। और मैंने कल आपसे एक प्रश्न भी रखा था और वो मेरा प्रश्न था शुद्ध शब्द बताओ। तो मेरे काफी विद्यार्थियों ने जवाब दिया, तो मैं पहले तो उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कम से कम जवाब दिया। देखो, इसमें किन्हीं का गलत भी हुआ है, किसी का सही भी हुआ है। तो जो सही जवाब देने वाले हैं और जिनका गलत भी हुआ है, सभी को धन्यवाद। देखो विद्यार्थियों, कल मैंने ये दो शब्द आपको सामने दिए थे और कहा था कि इन दोनों में से शुद्ध कौन सा। कई बार हम लिखते समय गलती कर बैठते हैं। तो विद्यार्थियों, कल मैंने आपको दो शब्द आपको बताए थे, ढे और एड़े। इनको उच्चित वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? उच्चित वर्ण। देखो विद्यार्थियों, ध्यान रखें कि ये जो दो वर्ण है उच्चित, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जब इन दो वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, यानी इनमें फर्क ये है कि इनके बीच से नुक्ता लगा। तो अगर शुरुआत नहीं होती है और इनमें हमने किसी से शुरुआत कर दी है, तो जायज है कि वो शब्द हमारा अशुद्ध है। तो इनमें से इससे ये शुरुआत होगी, इसका मतलब ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी। और इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, वे एक हरीश कुमार और दूसरे हैं भट्टराज। तो सबसे पहले मैं हरीश कुमार और भट्टराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरे वीडियोस को नियमित रूप से देखते रहें, अपने मित्रों को भी आगे से आगे भेजें, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इसका सही उत्तर हुआ ढक्कन। आज हम शुरू करने वाले हैं उच्चारण स्थान वर्णों के। तो मित्रों, कल हमने जो वर्ण, स्वर और व्यंजन पढ़े थे, आज हम उनके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। और कल की भांति आज भी मैं एक प्रश्न दूंगा आपको, उसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और आपकी कोई शंका है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। देखो मित्रों, उच्चारण स्थान शुरू करने से पहले मैं आपको एक संयुक्त वर्णों के बारे में बताना चाहूंगा। संयुक्त वर्ण, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। और वे 4 कौन कौन से हैं? क, छ, त्र, य और त्र। देखो, इनको संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हुए वर्ण है, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। पक्ष में क और छ, त्र में त और र, य में ज, ञ और त्र में छ और र। तो ये तो हुई बात अपने संयुक्त वर्णों की बात। देखो, एक शब्द आता है झ, ये भी एक संयुक्त में है, लेकिन इनको
मान्यता नहीं है, संयुक्त वर्णों की संख्या 4 ही मानी लेते। अगर ध्या को बताएं तो ये है अपना द और य। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अपने उच्चारण स्थानों के बारे में। वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले बताएं कि उच्चारण स्थान क्या है। देखो, जो भी वर्ण है, इन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे मुख की जो जीवा है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, और वो जीवा जिस भाग को छू करके उस ध्वनि को उच्चारित करती है, बाहर निकालती है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो मित्रों, हम अपने स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जो भाषा की जननी है संस्कृत भाषा, उसका सहारा लेते हुए मैं आज के इस टॉपिक को शुरू करूंगा। तो संस्कृत में हम जो भी वर्णों को याद करते हैं उनके एक निश्चित सूत्र है, तो हम उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए आज की क्लास को शुरू करेंगे। देखो मित्रों, मैंने शब्द लिया है सूत्र। आप इस सूत्र के डर से ऐसे न हो कि ये सूत्र किससे याद होंगे, कैसे याद होंगे, गणित में याद करते करते फंस जाते हैं सूत्र। मित्रों, यहाँ सूत्र ज्यादा कठिन नहीं है। अगर मैं इसी सूत्र शब्द को छोड़ देता और आपके सामने इसी को शब्द को ले लेता मैं ट्रिक, तो बड़ा ही आनंद आता। ट्रिक से तो याद बहुत सरलता से याद होते हैं, आराम से याद हो जाते हैं। तो ये सूत्र ही ट्रिक है। ट्रिक का मतलब याद करने का छोटा तरीका। तो देखो, जो भी वर्ण है अगर याद करते जाएं तो लंबी लाइन में जाएगा। तो सूत्र हम पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, उसी वर्णों के छोटे से शॉर्ट रूप में ही सारों को याद किया जा सकता है। तो हम आज शुरू करते हैं पहले उच्चारण स्थान में सूत्र विधि संस्कृत के द्वारा। जैसे मान लो हम पहला है हमारा सूत्र अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। अकुह, देखो मैं एक एक वर्ण को अलग अलग लिख दूं। अ उ ह विसर्जन्यानाम कंठः। देखो विद्यार्थियों, अ उ ह, यहाँ बहुत सारे वर्ण आ गए अपने, और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। और यहाँ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठव्य वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण? कंठव्य वर्ण कहते हैं। देखो, कंठव्य वर्ण कंठ में कौन कौन से थे? देखो, अ से अ और आ, उ का मतलब क वर्ग पूरा। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण? कल मैंने व्यंजनों में बताए थे 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टोटल 5 वर्गों में 25 वर्ण हुए। तो क वर्ग का मतलब क वर्ग के 5 वर्ण, इसका ख ग है क आ ग ख ग घ अंगे। ये तो हो गए अ उ। फिर ह, साथ में कौन सा वर्ण आ गया? ह। फिर विसर्ग, कौन सा? विसर्ग, ये विसर्ग। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ। यानी जब हम इन वर्णों को उच्चारित करेंगे तो हमारी जो ध्वनि है वो कंठ के माध्यम से उच्चारित होगी, वो होते हैं कंठ। तो याद हो जाएगा आपको अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग। अगर हम इनको अलग अलग याद करते तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन सूत्र से पढ़े अकुह विसर्जन्यानाम कंठः।
दूसरा देखो स्वरों से शुरू करते हैं, हमारे सूत्र शुरू स्वर से, जैसे अ से ले लिया, अकु हमेशा लेना, आ के बाद में आ के बाद में क्या आएगा ई, तो ई से ईसु यशाना, ईसु यशानाम तालु, कौन से ईसु यशानाम तालु, यानी ये जो वर्ण है वो उनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा तालु, इनको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहेंगे विद्यार्थियों तालव्य वर्ण। देखो ई से कौन कौन से वर्ण आ गए दोनों, लघु और लघु को ऋस्व और दीर्घ दोनों, ई फिर च, चू का मतलब चवर पूरा, च ज ज झ और ञ, ये तो हो गया चवर चू का। फिर देखो एक एक वर्ण को देखना आप, चू फिर य, कौन सा आ गया य, फिर च, इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया ई ज ज झ ञ य च, कौन सा उच्चारण स्थान हुआ इनका तालु, अ आ ई अब उ। तीसरा उ से संस्कृत में कहते हैं उपउपदमानी। अब यहाँ उपउपदमानी अपने को पूरे नहीं लेना तो उपु ले लेते, अब पूरा लिखना चाहे तो उपउपदमानी ओष्ठौ, यहाँ लिखेंगे उपु ओष्ठौ, कौन सा उपउपदमानिया ओष्ठौ, ओष्ठ किसको कहा गया है ओठों को कहते हैं ओष्ठ। अब उ का मतलब छोटा उ और बड़ा उ दोनों, फिर उ का मतलब वर्ग पूरा, है और इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा ओष्ठौ, ओठों से उच्चारित ओष्ठौ। तीसरा लिखते रहे साथ साथ में और याद भी करें, पहले लिखें देखें फिर याद करें, दोबारा बिना लिखे देखे याद लिखने का प्रयास करें और याद हो जाएगा। फिर आता देखो उ हो गया, उ के बाद क्या जैसे अ आ ई उ के बाद क्या आएगा री, चौथा है री। अब देखो री से भी क्या सूत्र बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, री से ऋतुरषाणा, ऋतुरषाणा, ऋतुरषाणा मूर्धः, इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं, ऋतुरषाणा मूर्धः। देखो कौन कौन से री, अब देखो यहाँ देखें तो संस्कृत भाषा में री और ई दोनों होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में अपने एक छोटी री इसी को लिया गया है, तो हम बड़ी री को यहाँ नहीं लेंगे। जिस तरह से लघु और दीर्घ दो वर्ण ले रहे हैं तो यहाँ भी री छोटी और री बड़ी दो आते हैं, लेकिन वो संस्कृत में, तो यहाँ हमारे हिंदी में री एक ही है, तो री एक टू टावर है ने और रे और चे, इनका उच्चारण स्थान कौन सा हुआ मूर्धा, और इनको क्या कहेंगे मूर्धन्य वर्ण। फिर आगे री के बाद में हिंदी में बढ़ते हैं, आगे क्या आता है ये, लेकिन संस्कृत में री के बाद एक वर्ण और आता है री,
कौन सा? ली। हिंदी में ये नहीं है, इसलिए हमें सूत्र तो बनाना है, लेकिन अपने हिंदी में नहीं है, तो इसको गोला बनाते हैं ली। अब सूत्र क्या बनेगा? लिटूल चानाम, लिटूल चानाम दंताः। कौन सा? दंताः। इनको दंतव्य वर्ण कहते हैं। देखो ली हिंदी में है नहीं, तू का मतलब तवर पूरा है और ने लू ल आ गया इसमें इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? लिटूल चानाम दंताः, यानी इनका स्थान है वो दंत है। आगे री हो गया, फिर ए आई। अब देखो पांचवा छठा, री के बाद ए, हमने यहाँ री ले लिया, सूत्र बना दिया दंता। फिर ए से क्या सूत्र बनेगा? ए से बनेगा ए दई तऊ, ए दई तऊ। अब ए दई तऊ का सूत्र क्या होगा? ए दई तऊ कंठ तालु। कौन सा? कंठ तालु, इनको कहेंगे कंठ तालु। अब कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो यहाँ ए और आई, कौन से दो वर्ण आएंगे? ए और आई। अब याद कैसे करें समस्या आगे में? ए दऊ तू कंठ तालु भूल जाए। देखो भूलने की बिल्कुल भी नहीं है। ए जो हमारा वर्ण है ये संधि वर्ण है। अब संधि किन दो वर्णों के मेल से ए बना? तो सीधा ए में एक अ और कौन सा? ई। कौन सा? ई। अ का उच्चारण स्थान कौन सा पड़ेगा? आपको भविष्य नाम कंठः। तो अ हो गया कौन सा? कंठ। और ईसु यशा नाम तालु। तो ई का कौन सा होगा? तालु। जब अ का कंठ, ई का तालु, अ ई दोनों मिलके क्या बनाया? ए। अब ए बनाया तो क्या बन गया इसका सूत्र? कंठ तालु। तो ए और आई का स्थान कौन सा होगा? कंठ तालु। आगे छठा, पांचवा छठा सातवां सूत्र। ए आई हो गया ओ दऊ तऊ। कौन सा? ओ दऊ तऊ। ओ दऊ तऊ कौन सा होगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठम। इनको कंठोष्ठम में कौन कौन से दो वर्ण है? एक आ गया ओ और एक आउ। कौन सा? ओ और आउ। अब देखो इनको कंठोष्ठम क्यों कहा? देखो शब्द है अपना वर्ण है ओ। अब ओ किन दो वर्णों की संधि से ओ बना है? एक तो अ और दूसरा उ। अ का उच्चारण कंठ, उ का ओष्ठ। अब दोनों को मिला के बनाएंगे कंठ और ओष्ठ, तो कंठोष्ठ। तो सूत्र बन गया कंठोष्ठम। कंठोष्ठम में कौन कौन से दो आगे? ओ और आउ। आगे अगला है वकारस्य दंतोष्ठम। दंतोष्ठम यानी अपना जो वर्ण है व, इस व का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ। अगला नवा। देखो नवे में आ रहा पंचम वर्ण, यहाँ से सभी में सूत्र वर्ण आगे हैं, लेकिन जो पंचम वर्ण में है तो
ञम अंगणनानाम, यम अंगणनानाम नासिका छे, नासिका छे। देखो ञ म न य म अंग न कौन कौन से? ञ म अंग न और न, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? इनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। कौन सा? नासिका। इसलिए इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन एक शब्द पीछे जुड़ गया च। किसी भी सूत्र में नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ जुड़ गया। इसका भी कोई अर्थ है? तो देखो इस स का संस्कृत में इसको बोलते हैं और। क्या? और का मतलब जब दो अर्थ हो उनके योग में, यानी या तो उस वर्ग के साथ में आ रहा वहां या फिर नासिका, दोनों। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पंचम वर्ण है इनके दो उच्चारण स्थान है। कितने? दो उच्चारण स्थान है, इसलिए इस का प्रयोग किया गया। तो मित्रों आज तो हमारे ये थे वर्णों के उच्चारण स्थान, इनके बारे में बताया। अब मैं कल की भांति अभी आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ। उस प्रश्न का आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, उसके बाद में उसका उत्तर दें, और जो सही उत्तर देगा उसका मैं नाम अगले वीडियो में लूंगा। तो मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जुड़ते रहें। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का मेरा प्रश्न है, आज का प्रश्न है मेरा, गुरु में विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। गुरु शब्द है गुरु, इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन ए तालु, बी ओष्ठौ, सी कांट, डी मुद्दा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, और अगर आपको कोई शंका हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी शंका को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। राम राम।